अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़्नी इल्मा वबिज़्नी इल्मा वबिज़्नी इल्मा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5। पहले हम रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। डिस्कस एंड पॉइंट एथिक्स एंड रूल एथिक्स इन द लाइट ऑफ अबव सिनेरियो। देखिए, एथिक्स का एक सवाल भी कंफर्म आता है। अगर आप देखें ना, एक सवाल पेस्टल से आ रहा होता है तकरीबन कंफर्म, एक सवाल आईटी टेक्नोलॉजी वगैरह से आ रहा होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इस तरह के चैप्टर से, एक सवाल एथिक्स से आ रहा होता है। ये तीन सवाल तो ऑलमोस्ट आते ही आते हैं। एक आध सवाल फिर वो आई थिंक इधर से, जैसे अभी लास्ट टाइम कोर कॉम्पिटेंस वगैरह से आ गया था, कभी वैल्यू चेन से आ जाता है, कभी बोस्टन मैट्रिक्स से आ जाता है, कभी लाइफ साइकिल से आ जाता है, कभी पोर्टर फाइव फोर्सेस से आ जाता है। आप समझ रहे हैं? तो ये है कि थ्योरी में के भी टॉपिक बड़े सर्टन है, इसमें कैलकुलेशन के सर्टन है कि एक सवाल फॉरेक्स से आएगा, एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल से आएगा जिसको हम वैक कहते हैं, एक टाइम वैल्यू मनी से आएगा, और बजटिंग और वर्किंग कैपिटल में से कोई एक आ जाएगा। तो वहाँ भी ऑलमोस्ट पैटर्न फिक्स हो गया। तो इसीलिए यार मैं कहूँगा कि एमएफए के पेपर में पास होना इतना मुश्किल नहीं है। खैर, ये सवाल को पढ़ लेते हैं। डिस्कस द एंड पॉइंट एथिक्स एंड रूल एथिक्स इन द लाइट ऑफ अबव सिनेरियो। कह रहे हैं कि सिनेरियो पढ़े और फिर बताते हैं, रूल पॉइंट एथिक्स के हिसाब से ही बता दें, सॉरी एंड पॉइंट एथिक्स के नाम से भी बता दें और रूल एथिक्स के नाम से ही बता दें। पहले तो मुझे बताएं इन दोनों में फर्क क्या है। एंड पॉइंट एथिक्स क्या कहते हैं, रूल एथिक्स क्या कहते हैं, पहले हम समझ लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं थ्योरी को, फिर हम लिख लेंगे, ड्राफ्टिंग भी कर लेंगे, मसला नहीं है। जैसे पीछे हमने स्ट्रैटेजी रखी है, मगर पहले मैं चाहूंगा कि जरा आप लोगों से सुनूंगा, जरा आप लोगों को कितना याद है व्हाट इज एंड पॉइंट एथिक्स। एंड पॉइंट एथिक्स किसे कहते हैं, और फिर रूल एथिक्स से ही बात कर लेंगे। एंड पॉइंट एथिक्स ये कहता है कि भाई, अच्छा पहले रूल एथिक्स समझ लेते हैं। रूल एथिक्स जरा था, रूल एथिक्स ये कहता है कि अगर कोई काम गलत है तो गलत है, किसी भी हाल में वो सही नहीं हो सकता, वो नहीं करना आपने। चाहे किसी की जिंदगी मौत का मसला हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, आपने अपने रूल नहीं तोड़ने। ये रूल एथिक्स का कॉन्सेप्ट है। मेरी बात समझ आ रही? कभी भी जिंदगी में आपने झूठ नहीं बोलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। ठीक है ना? लॉ आपने फॉलो करना है, रेगुलेशन आपने फॉलो करने हैं, कभी डेविएट नहीं करना। ये रूल एथिक्स कहता है। अच्छा, एंड पॉइंट एथिक्स क्या कहता है, बताएं जरा, किसी को आइडिया? एंड पॉइंट एथिक्स क्या कहता है? एंड पॉइंट एथिक्स ये कहता है कि नहीं, आप एंड पॉइंट देखें। सही है ना? आप ये देखें, ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स। अवाम नास के बारे में सोचें, मेजोरिटी एट लार्ज के बारे में सोचें, पब्लिक एट लार्ज के बारे में सोचें। अगर कभी कॉम्प्रोमाइज करना पड़े रूल को तो कर ले। देखें, बात समझिएगा। मैं चाह रहा हूँ पहले जहन में बिठा दूँ आपके, जब आपके जहन में बैठ जाएगा तो पेपर में इस तरह से अप्लाई करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने क्या बताया अभी तक के, रूल एथिक्स का मतलब है कि पत्थर की लकीर, यानी कि हर हाल में फॉलो करना है रूल, चाहे कुछ भी हो जाए। इन व्हाटसोएवर इन एनी केस आपको रूल्स फॉलो करने हैं। झूठ नहीं बोलना तो नहीं बोलना, सिग्नल नहीं तोड़ना तो नहीं तोड़ना, चाहे जितनी पीछे गाड़ियां खड़ी हो, चाहे सामने सिग्नल आपका जो है वो क्या कहते हैं, सामने आसपास और कोई गाड़ी नहीं हो, आपने जब ठान लिए मैंने सिग्नल नहीं तोड़ना तो नहीं तोड़ना। और एंड पॉइंट एथिक्स कहते हैं नहीं, अगर फायदा है किसी लोगों का, एट लार्ज, एट लार्ज आवाम का फायदा है एट लार्ज, तो फिर आप रूल तोड़ सकते हो, फिर आप रूल तोड़ सकते हो, ये कह रहा है ये। मेरी बात समझ आ रही है? सिग्नल तोड़ा जा सकता है जी, बिल्कुल तोड़ा जा सकता है, अगर आप एंड पॉइंट एथिक्स में, अगर ज्यादा लोगों को फायदा हो रहा है, आम नास को फायदा हो रहा है सिग्नल तोड़ने से आपके, तो आप तोड़ दो। मेरी बात समझ आ रही है? ये पाकिस्तान में टैक्स के बारे में अगर कोई कहता नहीं मैं तो टैक्स दूंगा ही दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितना भी लाखों का टैक्स बन जाए, मुझे टैक्स देना चाहिए, ये रूल एथिक्स। एंड पॉइंट एथिक्स ये वो कहता है यार मेरे टैक्स का कुछ नहीं होता, लोग अय्याशियों में पैसे उड़ा देते हैं, एक रुपया वापस नहीं आता, उल्टा लोगों पर ही जुल्म कर रहे हैं, टैक्स के पैसे पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, तो मैं टैक्स नहीं दे रहा। वो एंड पॉइंट एथिक्स का सहारा ले रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कौन सही है कौन गलत है, मैंने कोई पूरी बात में ये नहीं कहा कि कौन सही है कौन गलत है ना, यहाँ कहीं लिखा हुआ है कि आप ये बताएं कौन सही है कौन गलत है, ये बात तो हो ही नहीं रही। बस ये बता दें कि अच्छा, दुनिया में दोनों तरह के लोग होते हैं। कुछ रूल बेस्ड एथिक्स वाले होते हैं कि वो कहते हैं नहीं हम ये फॉलो करेंगे, रूल एथिक्स, और कुछ कहते हैं नहीं हम एंड पॉइंट एथिक्स फॉलो करेंगे। क्या लगता है ज्यादातर लोग दुनिया में कौन से होते हैं? आप लोगों से सवाल है ऐसे ही, किससे हट के बात हो रही है? ज्यादातर दुनिया में लोग कौन से होते हैं, एंड पॉइंट एथिक्स वाले होते हैं या रूल एथिक्स वाले होते हैं ज्यादातर? सही कह रहे हैं ज़ारा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। सही कह रहे हैं शुएब, मुझे भी ऐसा ही लगता है। नहीं अमीन खोकर, ऐसे लोग मुझे लग रहा है दुनिया में कम है। सही कह रहे हैं अब्दुल रहमान भाई,
ये भाई आपने लगा दिया यार। खैर, तो बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। तो हाँ, सही कह रहे हैं। ठीक है। तो एंड पॉइंट एथिक्स वाले ज्यादा लोग होते हैं, रूल एथिक्स वाले लोग कम होते हैं। अच्छा, अब रिक्वायरमेंट सवाल पढ़ लेते हैं कि ANZ प्राइवेट लिमिटेड, ANZ इज इन डिस्कशन विद पोटेंशियल इन्वेस्टर्स फॉर क्रूशल फंडिंग राउंड। ANZ जो है वो एक डिस्कशन में पोटेंशियल इन्वेस्टर के साथ। अबरार द अकाउंटेंट डिस्कवर दैट अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ ANZ अकाउंट रिसीवेबल इज लाइकली अनकलेक्टेबल which would negatively impact the company's financial health and overall stakeholders benefit. ANZ management asked Abrar to temporarily delay recognizing these bad debts to present a more positive financial picture. Discuss endpoint ethics and rule ethics in the light of above scenario. अच्छा, पहले आसान करते हैं, रूल एथिक्स क्या कहते हैं। क्या लगता है रूल एथिक्स क्या कहेंगे कि ये अबरार को डिले करना चाहिए? असल सवाल ये है कि अबरार को कहा जा रहा है मैनेजमेंट की तरफ से कि भैया ये बेड डेट रिकॉर्ड ना करो, हालांकि उनको पता है पैसे नहीं आने वाले। तो रूल एथिक्स क्या कह रहे हैं, आसान बात कर लेते हैं। रूल एथिक्स क्या कहेगा? कर लो डिले, या मना करेगा? जल्दी बताएं, अरे बाबा टाइम कम है। तो इतना आसान सवाल है, 4 मार्क है खाली पेपर में, इतना टाइम नहीं मिलेगा। रूल एथिक्स कहेंगे कि भैया ये जो गलत है वो गलत है, कभी भी गलत जो है सही नहीं हो सकता। एंड पॉइंट एथिक्स तो फिर भी कभी कह देता है, वो मना करेगा, बोलेगा नहीं अबरार मियाँ ये एथिकल नहीं, अनएथिकल है। रूल्स ने कह दिया रिकॉग्नाइज करो, IAS के रूल्स कह रहे हैं रिकॉग्नाइज करो, तुम्हें पता है अब पैसे नहीं मिलेंगे तो फौरन रिकॉग्नाइज करो, नहीं करोगे तो ये अनएथिकल माना जाएगा। अच्छा, एंड पॉइंट एथिक्स क्या कहेगा, मैं भी ड्राफ्टिंग भी कराता हूँ। एंड पॉइंट एथिक्स क्या कहेगा? एंड पॉइंट एथिक्स में भी ये नहीं होगा कि यार आप मतलब जो मर्जी है कर लो। एंड पॉइंट एथिक्स में क्या देखते हैं कि मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑफ द मैक्सिमम ग्रेटर बेनिफिट, ग्रेटेस्ट बेनिफिट फॉर ग्रेटर नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स। क्या स्टेक होल्डर्स को फायदा होगा अबरार की गलती छुपाने से? एक सवाल है। एंड पॉइंट एथिक्स की बात कर रहा हूं अब मैं, क्या अबरार की गलती छुपाने से स्टेक होल्डर को फायदा होगा? तो अबरार को छुपा देना चाहिए, ये एंड पॉइंट एथिक्स बोल रहा है। और अगर नहीं होगा, नुकसान होगा एंड स्टेक होल्डर को, तो अबरार को नहीं डिले करना चाहिए। अब आप मुझे बताएं क्या करें, क्या अबरार को डिले करना चाहिए एंड पॉइंट एथिक्स के अकॉर्डिंग? हाँ जवाब दें प्लीज, देखें एंड हो रही है क्लास, थोड़े टाइम में। नहीं, नहीं करना चाहिए ना ज़ारा, क्यों डिले करेगा अबरार? देखें अगर अबरार ने डिले कर दिया तो स्टेक होल्डर्स को नुकसान हो जाएगा ना, उसके कंपनी के तो हो जाएंगे, मगर ये जो इतने सारे स्टेक होल्डर हैं, जो ये क्या नाम है, कौन, ये फंडिंग इन्वेस्टर्स हैं, उनको नुकसान होगा ना। इन्वेस्टर समझ रहे होंगे कंपनी अच्छी है, हालांकि बैड डेट जब रिकॉर्ड होंगे, प्रॉफिट खराब होगा तो पता चलेगा उनको बाद में, यार ये मैंने क्या किया, ये तो पैसे डुबवा दिए, ये तो खराब कंपनी है, पैसे लगा दिए। क्या ख्याल है? स्टेक होल्डर के मफाद में नहीं है डिले करना। एंड पॉइंट एथिक्स कहता है स्टेक होल्डर के मफाद में कोई चीज़ है तो कर दो। मैं उसे एथिक अनएथिकल नहीं बोलूंगा, एथिकल ही बोलूंगा। बट यहाँ मुझे लग रहा है कि अबरार की गलती, अबरार का डिले करना स्टेक होल्डर को भी नुकसान पहुंचाएगा। मेरी बात समझ आ रही है बाकी लोगों को? हाँ भाई, तो क्या लिखूं? उसकी ड्राफ्टिंग करो, थोड़ा थोड़ा ट्राई करो। मैंने तुम्हें इतनी ड्राफ्टिंग खुद भी सिखा दी है, कुछ तुम लोग खुद भी करके देखो ना। आप लोग ट्राई करो ड्राफ्टिंग इसकी, क्वेश्चन नंबर 5 की। पहले बताओ ये बात समझ आ गई कि एंड पॉइंट एथिक्स मना करेगा अबरार को, अनएथिकल हो जाएगा अगर डिले करोगे, क्योंकि अगर तुमने डिले किया तो स्टेक होल्डर्स के लिए नुकसानदेह साबित होगा, इन्वेस्टर्स के लिए नुकसानदेह साबित होगा। इन्वेस्टर स्टेक होल्डर है ना यार, पब्लिक एट लार्ज।
और रूल एथिक्स तो मना ही करेगा कि नहीं जी कुछ भी हो जाए पत्थर की लकीर। ठीक है, जल्दी से इसको करें, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी नोट करें। तो वो करें, ड्राफ्टिंग करें, मैं बात करूँ, जल्दी करें इसकी ड्राफ्ट। अच्छा जी, तो पहले हम एक्सप्लेन कर लेते हैं एंड पॉइंट एथिक्स को, और फिर कनेक्ट कर लेते हैं सिनेरियो से, सेम फॉर रूल एथिक्स एज वेल। एंड पॉइंट एथिक्स क्या कहते हैं ये? हम्म। एज पर एंड पॉइंट एथिक्स, वी शुड सीक व्हाट? द ग्रेटेस्ट बेनिफिट, द ग्रेटेस्ट बेनिफिट और द ग्रेटर नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स। मेरी बात समझ आ रही है? भाई किसी के घर का शीशा तोड़ना बुरी बात है, किसी के घर का शीशा तोड़ना बुरी बात है, बड़े खुदा ना खास्ता अगर वहां पे आग लग गई है, बिल्कुल आप शीशा तोड़ेंगे यार, निकालने के लिए लोग हो भाई, लोगों की जान कीमती है। यही बात समझ, सही है ना? फिर हम कोई बुरा नहीं माना जाएगा, फिर अनएथिकल नहीं माना जाएगा कि आपने ऐसे घर का शीशा तोड़ दिया, बोलेंगे यार आप सिचुएशन तो देखो। तो ये नहीं है कि एंड पॉइंट एथिक्स के चक्कर में आप सब कुछ जायज कर लो, नहीं। मेरी बात समझ आ रही है? तो एंड पॉइंट एथिक्स ये कह रहे हैं कि आपने क्या देखना है, ग्रेटर बेनिफिट फॉर ग्रेटर नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स। अच्छा, अब आ जाते हैं जरा। तो डिसीजन इज टेकन, टेकन फॉर considering what is acceptable to majority of stakeholders। ठीक है जी, अब आप आ जाओ जरा इस पे। इन केस ऑफ अपराध delaying recognition of benefits, क्या कहेंगे, ये अच्छा है? हम्म। टू portray better financial position, better financial position for investors will be misleading। ठीक है ना? एंड will cause loss to investors in future। ठीक है ना? current investors may get benefit from comfortable position। मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, करंट जो पहले इन्वेस्टर हैं वो कंफर्टेबल होंगे। करंट इन्वेस्टर्स may get benefit from comfortable receivable position, however would be experiencing loss in future।
उनको भी नुकसान है ना, उनको आज नहीं तो कल नुकसान मिलेगा। बस अबरार शुड नॉट डिले रिकॉर्डिंग ऑफ बेड। देखिए ना, आज नहीं तो कल ये वैसे ही रिकॉर्ड होना है, तो करंट वालों से आप छुपा भी लो उनको खुश करने के लिए, मगर कब तक खुश करेंगे आप? जब आप बताएंगे उनको प्रॉब्लम होगी, और नए वालों के साथ तो नाइंसाफी होगी होगी। आप उनको अच्छी पोजीशन दिखा के पैसे निकाल लें हम उनसे, और एक्चुअली जब वो पैसे डाल लेंगे और बाद में उनको पता चलेगा कि कंपनी में तो दम ही नहीं है, कंपनी के तो लोग जो है बेड डेड हो रहे हैं, तो बेचारे पे क्या गुजरेगी? तो पुराने वालों के साथ भी गलत, और नए वालों के साथ तो सरासर गलत, सरासर गलत। तो ये मना कर रहा है कि नहीं, एंड पॉइंट एथिक्स कह रहा है ऐसा कुछ ना करो आप। ठीक है, शुड, मैं रीड कर रहा हूँ एक दफा। एज पर एंड पॉइंट एथिक्स वी शुड सीक द ग्रेटेस्ट बेनिफिट फॉर द ग्रेटर नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स। Decision is taken considering what is acceptable to majority of stakeholders. In case of Abrar, delaying recognition of better to portray better financial position for investors will be misleading and will cause loss to investors in future. Current investor may get benefit from comfortable receivable position, however, would be experiencing loss in future. Thus, Abrar should not delay recording of bad debts. ठीक है, अब जल्दी से रूल एथिक्स से बात कर लेते हैं। रूल एथिक्स क्या कह रहे हैं? रूल एथिक्स क्या कहते हैं कि एज पर रूल एथिक्स वी शुड we should stick to we should strictly follow we should strictly follow all duties and laws। स्ट्रिक्टली फॉलो करें whatsoever in all circumstances। ठीक है ना, in all circumstances। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि डिसीजन शुड बी असेस्ड, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है इन सारी डायग्राम डेफिनेशंस की, ऑन द बेसिस ऑफ कंपनी पॉलिसीज, गवर्नमेंट्स रेगुलेशंस और एनी रिटन लॉ। ठीक है ना, जो भी लॉ है, रेगुलेशन है, लॉ ऑफ लैंड कह लें, बिल्कुल आईएएस है, आईएफआरएस है, कंपनी ऑर्डिनेंस है, तो फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, इन केस ऑफ अब्रार क्या कहेंगे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रेलिवेंट लॉ वही है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नीड टू बी फॉलोड देयरफॉर delaying bad debts therefore bad debt should not be। किसी ने आंसर दिया था आप लोगों ने लास्ट टाइम में, या बिल्कुल छोटा सा आंसर दे दिया था? एक्सप्लेन किया था, एक्सप्लेन करके दिया था? ये बात डायरेक्ट दे दिया था आंसर, और सही भी दिया था, नहीं दिया था? क्योंकि कुछ क्वेश्चन लोगों को शायद ये सवाल समझ ही नहीं आया था, अटेम्प्ट नहीं किया था। ओ माय गॉड। अच्छा, अभी क्लियर है?
इज दिस फाइन? ठीक है जी, उस वक्त टाइम नहीं बचा था, आता था। चलो क्लियर हो गई बात, नोट कर लें इसको प्लीज। यार टाइम बचा नहीं है, कुछ और मुझे चीजें सोच रहा था, कुछ थ्योरी रिवाइज करवा दूंगा, मगर टाइम बचा नहीं। पोर्टर 5 फोर्सेज में 5 फोर्सेज होती हैं: थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, कॉम्पिटिटिव राइवलरी विद इन द इंडस्ट्री। इन 5 फैक्टर की वजह से पता चलता है कि कंपटीशन स्ट्रांग है या वीक है। इंडस्ट्री कंपटीशन, पोर्टर 5 फोर्सेज, बोस्टन मैट्रिक्स। बोस्टन मैट्रिक्स हल्की बुल्की डिवीजन कर लेते हैं ओरली। मार्केट शेयर, मार्केट साइज को देख के पता चलता है क्या करें, कौन कैश को है, कौन क्वेश्चन मार्क है, कौन जो है वो स्टार है और कौन डॉग है। यही कोऑर्डिनेट होते हैं। वो उर्दू वाला डॉग नहीं है भाई, ये इंग्लिश वाला डॉग है, अल्लाह माफ करे। ठीक है, कैटेगरी वाला डॉग है भाई, इसको आप उर्दू मायना नहीं लीजिएगा। खैर, और इसके अलावा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बहुत आसान: इंट्रो, ग्रोथ, मेच्योरिटी, डिक्लाइन। हर किसी की स्टेजेस की मार्केटिंग स्ट्रेटजी अलग है, हर किसी स्टेज की क्या कहते हैं सप्लाई चेन स्ट्रेटजी अलग है, हर किसी स्टेज की जो है वो क्या कहते हैं अल्लाह भला करे प्राइसिंग स्ट्रेटजी अलग है। नहीं याद आ रही है बात? वैल्यू चेन एनालिसिस, प्राइमरी सेकेंडरी एक्टिविटीज, ये सारी पता होनी चाहिए। सही है ना? और क्या था भाई इसके अलावा? हम्म शॉर्ट एनालिसिस पे हमने सवाल देख लिया, इस अटेम्प्ट में आया हुआ था। पेस्टल भी देख लिया, इस अटेम्प्ट में आया हुआ था। फिर वो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स क्या होते हैं? एक होते हैं सक्सेस फैक्टर्स, एक होते हैं क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स, इसके बगैर सक्सेस मिल नहीं सकती। फिर बेंच मार्किंग होती है, बेंच मार्क थ्रेशोल्ड, जिसे जिससे हम कंपेयर करते हैं, बेंच मार्किंग से हमारी परफॉर्मेंस कंपेयर होती है। इंटरनल बेंच मार्किंग, एक्सटर्नल बेंच मार्किंग। याद आ रही है? कुछ याद आ रहा है? ये टर्म्स पढ़े थे हमने एथिक्स में, बिल्कुल ट्रिपल ए मॉडल, टक्कर मॉडल। कुछ सवालात होते हैं हमसे, जैसे यहाँ भी सवालात थे ना, एथिक्स का जवाब देने के लिए पहले सवाल का जवाब दिया कि एंड पॉइंट एथिक्स कुछ सवाल करा था हमसे, रूल एथिक्स कुछ सवाल करे थे हमसे कि भाई रूल में क्या लिखा है ये देखो। एंड पॉइंट एथिक्स ये कहते हैं स्टेक होल्डर के बेनिफिट में क्या है ये देखो। ट्रिपल ए मॉडल में भी कुछ फैक्टर्स हैं, टक्कर मॉडल में भी कुछ फैक्टर्स हैं। एथिक्स का एक सवाल लाजमी आता है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में वो भी हमारे पास है कि भाई के एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, आउटसोर्सिंग के एडवांटेजेस क्या है, वो भी आता है उसमें। है नहीं है? बहुत मेरा टाइम बचा नहीं है, तो मैंने कहा चलो ऊपर ऊपर से बात कर लेता हूँ। ये सारी बातें तकरीबन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी बातें CFF 3 में भी आती हैं। तो अब ये सोच के पढ़ा करें कि यार ये मेरे पेपर में नहीं भी आएगा तो आगे आसानी हो जाएगी। है नहीं ऐसा कुछ? क्या ख्याल है? ठीक है ना? तो और कोई चीज़ ऐसी देखें प्लीज, थ्योरी की भी ना मैं कहूँगा रिटर्न प्रैक्टिस करें। मुझे क्या ज़रूरत थी, मैं करूँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में। मैंने ये वाला सेक्शन कराना है, अभी ये सेक्शन पे हाथ नहीं डाला ना हमने। ये बजटिंग और ये क्या कहते हैं वैक और ये फॉरेक्स और टाइम वैल्यू मनी, ये 4 सवाल मुझे कराने हैं नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह। मैं आप लोग ग्रुप मेरे साथ फॉलो करिएगा, ग्रुप में रहिएगा। इसकी भी इंशाल्लाह मैं क्वेश्चन करा दूंगा और इसकी रिकॉर्डिंग भी इंशाल्लाह फिर अवेलेबल होगी, मगर लाइव में आएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, चलें यहीं तक रखते हैं यार। थैंक यू वेरी मच, मज़ा आया आप लोग के साथ आज। लाइव क्लास होती है ना यार तो मज़ा आता है, क्योंकि आप लोग पार्टिसिपेट करते हो तो ऐसा लगता है कि हाँ यार कुछ जान है आज सेशन। तो प्लीज़ यार ये मैं कैलकुलेशन के भी कराऊंगा। आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स में हो ना, कोई अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है ST अकेडमी के तो मुझे मैसेज कर दें, मैं ऐड कर दूंगा। मेरे नंबर पे मुझे मैसेज कर दें कि मुझे MFA के ग्रुप में ऐड कर दें, मैं आपको। मगर प्लीज़ यार ये मैं समझता हूँ कि पेपर पैटर्न तो सेम ही है अमीन होकर। थ्योरी आएगी, कैलकुलेशन आएगी, कैलकुलेशन में 4 टॉपिक आपको पता है कौन से आएंगे। फॉरेक्स, वैक, टाइम वैल्यू मनी पक्का है, बजटिंग और वर्किंग कैपिटल में से कोई एक आ जाता है। थ्योरी में भी आपको पता है एथिक्स का एक सवाल पक्का है, पेस्टल का एक सवाल पक्का है। ठीक है, टेक्नोलॉजी से एक सवाल आ जाता है ऑलमोस्ट।
बाकी जो मॉडल है, पोर्टर, लाइफ साइकिल, बोस्टन, शॉर्ट, सही है, वैल्यू चेन, इन सब में से कोई एक चीज़ आ जाती है। ठीक है। एक्सपेक्टेड टॉपिक्स यार कुछ भी नहीं कह सकते, मैं बता तो दिया मैंने इनडायरेक्टली। नहीं यार, हर चीज़ पे फोकस करो, कुछ नहीं पता एग्जाम का यार, पता है कुछ भी नहीं पता एग्जाम में। ठीक है, चलो यहीं तक रखते हैं यार, अपना ख्याल रखिएगा, मज़ा आया। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब फरमाएं प्लीज़। ये आप लोग जो है वो थ्योरी की देखें, प्रॉपर रीडिंग प्रैक्टिस करें। मुझे क्या ज़रूरत थी पूरा पूरा ड्राफ्ट कराने की आज? कराया ना ड्राफ्ट, हर सवाल कराया। क्यों? क्योंकि यार आपको ये हैबिट बन जाए। ठीक है, चलो अल्लाह ताला कामयाब फरमाए सबको, दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।